बहुत सारे सीकर्स ने ये प्रश्न पूछा है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग का विकास या उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों है, इतने धीरे धीरे क्यों होती है। क्या उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को या उनकी अंडरस्टैंडिंग के विकास को थोड़ा तेज किया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग का सवाल है या आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का सवाल है, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन तो अवसर सबको देता है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अवसर वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा एक उदाहरण से दूं तो आप इसको ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है जो कि सिगरेट पीता है, वो सिगरेट पीता है और उसको ये पता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जो सिगरेट का वो पैकेट खरीदता है उस पैकेट पर भी एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो वहाँ लिखा भी रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सिगरेट पीता है। तो जब उसे ये जानकारी है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसके बावजूद भी वो सिगरेट पीता है, तो इसका मतलब उसका जो बिलीफ सिस्टम है, जो उसका पर्सनल वैल्यू सिस्टम है, उसमें और उसके एक्शन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक विरोधाभास है। इस कॉन्फ्लिक्ट या विरोधाभास को हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी एक विरोध कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर बना रहता है। टेक्निकली अगर बात करें तो दुख क्या है? दुख जो है यही कॉन्फ्लिक्ट है। दुख विपरीत परिस्थिति को नहीं कहते हैं। जब आपके माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को दुख कहते हैं। और जब आपके माइंड के अंदर हार्मनी हो, ऑर्केस्ट्रेशन हो, आपके माइंड के अंदर संगीत हो, तो इसी को सुख कहते हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर हमेशा कॉग्निटिव डिसोनेंस उसके इस एक्शन की वजह से चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि उसे जानकारी है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ है वैधानिक चेतावनी, स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन उसके बावजूद वो सिगरेट पी रहा है, यानी उसके एक्शन में और उसके नॉलेज के बीच में, बिलीफ सिस्टम या वैल्यू सिस्टम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जानते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को वो बड़े ही आर्टिफिशियल तरीके से रिजॉल्व कर लेता है। और उसको रिजॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक तरीके हो सकते हैं उसको रिजॉल्व करने के। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि वो ये कहे कि हम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लेने से ही इनकार कर रहे हैं जो कि हमारी सिगरेट पीने की आदत के अगेंस्ट जाए या उसके विरोध में हो। तो उसने सिगरेट के ऊपर जो स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी है उसे पढ़ना ही बंद कर दिया। इनफैक्ट सिगरेट का पैकेट ही लेना बंद कर दिया। वो सिर्फ एक सिगरेट लेता है या किसी दूसरे कागज में रख लेता है, पैकेट लेता ही नहीं है, ताकि उसके ऊपर जो बना हुआ फोटो और ये सारी चीजें वो देखे ही ना। तो यानी कि उसने वो सोर्स को ही रिजेक्ट कर दिया जहां से ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आती है जो कि उसके वैल्यू सिस्टम से टकरा सकती है। तो ये है कॉस्मेटिक तरीका कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिजॉल्व करने का। इसे कहते हैं कट्टरता। कट्टरता भी इसी प्रकार का तरीका है। कट्टरता में हम कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं लेते जो कि हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ टकरा जाए, वैल्यू सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कॉग्निटिव डिसोनेंस को कॉस्मेटिकली रिलीज करने का, वो ये है कि आप जिस सोर्स से कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आ रही है उसी को क्वेश्चन कर दीजिए। आप कह दीजिए कि भाई, ये जिसने लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो जो है सही बात नहीं कह रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि सब लोग तो सिगरेट पी रहे हैं मजे से, अपना आराम से खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये इंफॉर्मेशन का सोर्स ही गलत है, ये वेल रिसर्च्ड नहीं है, फैक्ट के ऊपर आधारित नहीं है। इस तरीके से आपने उस इंफॉर्मेशन को तो लिया लेकिन इंफॉर्मेशन को ही डिनाउंस कर दिया। तो इस प्रकार आपने अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस को कॉस्मेटिकली रिलीज कर दिया। तीसरा तरीका कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिलीज करने का ये है कि आपने और दूसरे सिगरेट स्मोकर से फोन पर बातचीत शुरू की और आपने कहा, देखो भाई, इसमें तो सिगरेट के डिब्बे के ऊपर लिखा रहता है स्टैट्यूटरी वार्निंग की सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसके उन लोगों ने आपसे फोन पे कहा कि अरे नहीं भाई, इस तरीके की चीजें तो हर जगह लिखी रहती हैं, इनको सीरियसली थोड़ी लिया जाता है। सिगरेट को एंजॉय करना चाहिए, उसको एंजॉय करो, मस्त रहो, ये सब चीजें मत ध्यान दिया करो। उन्होंने बातचीत करके आपकी जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की एनर्जी थी उसको रिलीज कर दिया। तो ये तीसरा तरीका है कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिलीज करने का। और चौथा और सबसे खतरनाक तरीका
जो कि सबसे ज्यादा डिसेप्टिव है, उस तरीके को कहते हैं सेल्फ जस्टिफिकेशन। तो सेल्फ जस्टिफिकेशन किसे कहते हैं? सेल्फ जस्टिफिकेशन में आप अपने आप को खुद ही बेवकूफ बना करके आप अपने सेल्फ कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिलीज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, इसी उदाहरण में अगर देखें, और सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और कॉग्निटिव डिसोनेंस को महसूस कर रहा है, तो वो अपने आप से इस तरीके से रैशनलाइज करे, वो ये कहे, एक बार मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक मंगोलियन प्रोवर्ब लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा था कि जो लोग सिगरेट और शराब नहीं पीते हैं ऐसा थोड़ी कि वो मरते नहीं, जो सिगरेट पीते हैं वो भी मरते हैं, जो सिगरेट नहीं पीते हैं वो भी मरते हैं। तो इससे अन्वय और व्यतिरेका लॉजिक अगर लगा करके देखा जाए तो इसका मतलब सिगरेट पीना खतरनाक नहीं है, क्योंकि अगर मरने की बात आए तो दोनों ही तो मर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो सिगरेट नहीं पीते वो मरते नहीं। तो जब सिगरेट पीने वाला भी मर रहा है, नहीं भी पीने वाला मर रहा है, दोनों ही मर रहे हैं, तो फिर सिगरेट पीते हुए मरने में क्या बुराई है? तो इसलिए सिगरेट खतरनाक नहीं है। इस तरीके से आपने सेल्फ जस्टिफाई कर दिया और सिगरेट पीते रहे। तो इस प्रकार हम जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस को अपनी रिलीज कर लेते हैं। अगर हम ये कॉग्निटिव डिसोनेंस रिलीज ना करें तो ये हमारी ग्रोथ का एक बड़ा ग्रोथ में एक बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई एक सिगरेट के एग्जाम्पल के लिए, ये सिगरेट के ही बारे में ऐसी चीज है, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस हर पल हमारी लाइफ में आती है और हम इसे कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, क्योंकि हम सेल्फ जस्टिफिकेशन करके इसको हम रिलीज कर देते हैं। जैसे रेल के दो डिब्बे हैं, तो वो जब एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं तो बड़ी जोर से धड़ाम की आवाज आती है, वो धड़ाम की आवाज ना आए इसलिए इसके बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं बफर। तो ये सेल्फ जस्टिफिकेशन उसी बफर का काम करता है। तो टकराने का शॉक कॉग्निटिव डिसोनेंस का तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये सेल्फ जस्टिफिकेशन का शॉक या रिलीज का जो मेथड्स हैं, इनका शॉक का जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी वजह से हमको कभी भी कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में पता नहीं चल पाता और हम मजे से कॉन्फ्लिक्ट में जीते रहते हैं। हर कदम पर आपको मैं बताऊं कि ये आप कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार रहते हैं और हर कदम पर आप इसको रिलीज करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है बहुत बड़े एनिमल लवर हैं, लेकिन आप एक मीट ईटर भी हैं, तो इसका मतलब कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो गए, क्योंकि आप मीट ईटर भी हैं और एनिमल लवर भी हैं। अब आपने इसको रिजॉल्व करने का कोई टेक्निक बताई कि हाँ भाई, मैं रोज मीट थोड़ी खाता हूँ, कभी कभार खा लेता हूँ जब बहुत ज्यादा मन करे। तो इस तरीके से कभी कभार की बात करके आपने उसको सेल्फ जस्टिफाई कर लिया। या आपने जो है, आप एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्यक्ति हैं, बहुत एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं और गाड़ियां इस तरीके की रखते हैं जिससे कि बड़ा पोल्यूशन फैलता है, बहुत बड़े इंजन वाली गाड़ियां रखते हैं। तो फिर आपने इसको जस्टिफाई कर लिया कि अरे भाई, मुझे तो अक्सर मेरे और कोई बुरे शौक तो है नहीं, मैं तो थोड़ा ऑफ रोडिंग ही मैं गाड़ी चलाना महसूस पसंद करता हूँ, इसलिए इसमें क्या गलत है कि मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग व्हीकल रख लेता हूँ और बड़े इंजन की गाड़ी रख लेता हूँ। इस तरीके से आपने सेल्फ जस्टिफाई कर लिया। तो जीवन के हर वॉक ऑफ लाइफ में ही सेल्फ जस्टिफिकेशन करके कॉग्निटिव डिसोनेंस को आप रिलीज कर लेते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि आप ये जो कॉस्मेटिक सेल्फ जस्टिफिकेशन है, इसका सहारा ना लें और कॉन्फ्लिक्ट को एज सच बना रहने दें, तो क्या होगा? तो आपको कोई और सहारा लेना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में तो आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में रहना आपका स्वभाव नहीं है। तो वो कौन सा रास्ता होगा जिसे आप चुनेंगे? वो निश्चित रूप से स्पिरिचुअलिटी ही वो रास्ता है जिसे आप चुनेंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? सेल्फ स्टडी, अपने आप को स्टडी करना, सेल्फ को स्टडी करना। तो आप सेल्फ को स्टडी करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, अपने इमोशंस को मैनेज करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, अपनी खराब आदत को छोड़ करके अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। खराब आदत को छोड़ने के लिए जो आप प्रयास करेंगे, वो प्रयास करने के लिए में आपका ईगो जो है वो सब्लिमेट होगा, आपका ईगो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। आप एफर्ट्स करेंगे, एफर्ट करने से आपके अंदर सेल्फ ग्रोथ होगी। तो ये सारे स्टेप्स लेंगे तो आपके अंदर ग्रोथ होगी, इसमें आपके अंदर एक स्ट्रगल क्रिएट होगी, उस स्ट्रगल से आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। लेकिन आप ये ग्रोथ का पेन उठाते नहीं है, इसीलिए जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है वो इतने स्लोली ग्रो करती है। लेकिन अगर आप
इसको आर्टिफिशियली कॉस्मेटिकली रिलीज ना करें, बल्कि कॉग्निटिव डिसोनेंस को एज सच रहने दें, तो आप नेचुरली ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट का सहारा आपको नेचुरली ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता और दूसरा नहीं होगा। और जब आप इसका सहारा लेंगे, आपकी माइंडफुलनेस बढ़ेगी, तो नेचुरली आपकी अंडरस्टैंडिंग तेज हो जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तेज हो जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी बात और है जिसका कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, वो भी समझ लेना जरूरी है। बहुत सारे रिलेशंस ऐसे होते हैं नार्सिसिस्टिक टाइप के, जिसमें कि कॉग्निटिव डिसोनेंस को टॉर्चर करने के एक तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज 6 बजे शाम को बाजार में मिलना, और वाइफ 6 बजे शाम को बाजार में पहुंच जाती, और हस्बैंड जो है बाजार नहीं जाता और उसका चुपचाप घर आ जाता है। अब वाइफ कहती है तुम बाजार नहीं गए, तुमने तो कहा था कि 6 बजे हम बाजार में मिलेंगे। तो हस्बैंड कह रहा है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं तुमसे मिलूंगा, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इस प्रकार क्या है, वाइफ को शक में डाल देता है कि उसने जो सुना और जो एक्चुअली हुआ उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया, कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा कर दिया। और वाइफ घबरा गई, कहने लगी अच्छा पता नहीं क्या हो गया, हमको तो ऐसा लग रहा था कि तुमने कहा है। वो शक में पड़ गई। तो हस्बैंड ने कहा लगता है तुम्हारी मन स्थिति ठीक नहीं है, दिमाग तुम्हारा लगता है ठीक नहीं रहता, तुम थोड़ा आराम कर लो, अपना इलाज कराओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो इस प्रकार अपनी वाइफ को के सेंस ऑफ रियलिटी को चोट करने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए, सेंस ऑफ रियलिटी के ऊपर अटैक करने के लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस का सहारा लेता है। अब अगले दिन उसने क्या काम किया, अगले दिन घर आया 6 बजे और उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि 5 बजे वहां मिलना बाजार में और तुम मिली नहीं। तो वाइफ ने कहा नहीं, तुमने तो मुझसे ऐसा नहीं कहा था कि 5 बजे मिलना। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने तुमसे कल शाम को कहा था कि 5 बजे मिलना, जब तुमने ये कहा था कि 6 बजे आ जाए क्यों नहीं, तब मैंने तुमसे कहा था कि अगले दिन 5 बजे मिलना, तो तुम आज आई नहीं, कहने के बाद भी, प्रॉमिस करने के बाद तुम नहीं आई। तो वाइफ फिर घबरा गई, फिर से कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो गई। और इस प्रकार धीरे धीरे हस्बैंड उसके सेंस ऑफ रियलिटी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इस तरीके से जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार बनाए, तो ये बड़ा नार्सिसिस्टिक टाइप का टॉर्चर होता है। इसको हैंडल करने के लिए बातचीत करना, अपने किसी ट्रस्टवर्दी व्यक्ति को अपनी बात बताना, टॉक थेरेपी इसमें बहुत काम करती है। अपनी बात को उसको बताना, अपनी बात की, ताकि आपकी जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की एनर्जी है उसको रिलीज किया जा सके। या आपको उसकी जर्नलिंग भी करना, कागज पे अपनी बात को ठीक से लिख लेना, अपने इमोशनल पेन को रिलीज कर देना, ये एक तरीका है इस तरीके की कॉग्निटिव डिसोनेंस की एनर्जी को रिलीज करना। और ऐसे व्यक्तियों के साथ जब आप रहें, तो हमेशा आपको जो है बहुत ही माइंडफुल होकर के ऐसे व्यक्तियों की बात सुननी चाहिए, हैं, ध्यान से एकदम सुने कि वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो जब आप रूटेड रहेंगे ठीक से, माइंडफुलनेस में ठीक से उसकी बात सुनेंगे, तो जब अगर वो आपके ऊपर दोबारा इस तरीके का इल्जाम लगाएगा, तो आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी है। तो इस प्रकार इस तरीके के व्यक्तियों को डील किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई टॉर्चर करने के लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस का सहारा ले, या फिर आपके खुद के बिलीफ सिस्टम और एक्शन के द्वारा कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट हो, माइंडफुलनेस और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दोनों ही सूरत में कॉग्निटिव डिसोनेंस लाता है, और काफी तेजी से आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को इंश्योर करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ में जो भी दुख है, जो भी पेन है, उसका सदुपयोग कर लीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का तेजी से